नमस्कार, मेरा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। ये एपिसोड 20 है, तारीख है 18 जुलाई 2023। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आज 18 जुलाई 2023 के मुख्य समाचार। ई सिगरेट बेचने पर 15 वेबसाइटों को स्वास्थ्य मंत्रालय का नोटिस। सोशल मीडिया साइट्स जांच के दायरे में। निर्मला सीतारमण ने चीन समकक्ष से मुलाकात की। वैश्विक ऋण और कमजोरियों पर चर्चा की। अमेरिका का सबसे बड़ा सुशुल्क अभयारण्य भारत से घड़ियाल आयात करने चाहता है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई हेरोइन बरामद की गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट लक्षित गलत सूचना, बदनाम आरोपों और संयोजन। अडानी प्रमुख गौतम अडानी ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे निवेशकों की मदद के लिए पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह को 2 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। तो भाई अब समाचार विस्तार से पहले थोड़ा सा गपशप कि भाई साहब थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। अब आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उत्पादों को विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 6 और वेबसाइट रडार पर है। मंत्रालय सोशल मीडिया पर ई सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर कड़ी नजर रख रहा है और जल्द ही उन्हें नोटिस जारी कर सकता है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जिन 15 वेबसाइटों को टेक डाउन नोटिस जारी किया गया है, उनमें से 4 परिचालन बंद कर दिया गया है, जबकि बाकी अभी तक जवाब नहीं दिया है। सूत्र ने कहा कि अगर वे जवाब नहीं देते और कानून का पालन नहीं करते तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन वेबसाइटों को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखेगा। इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन, निर्माण और आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन निषेध अधिनियम 2019 में लागू हुआ। वेबसाइटों का स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि हमने पहचान की है कि अवैध ई सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री से संबंधित जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैर कानूनी है, होस्ट प्रदर्शित प्रकाशित प्रसारित नहीं कर सकती। मंच साझा किया गया। धारा 4 के तहत गैर कानूनी है, होस्ट प्रदर्शित प्रकाशित प्रसारित नहीं आपके मंच पर साझा किया गया। उपरोक्त के आलोक में और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत और 15 नवंबर 2021 की सरकारी अधिसूचना के अनुसरण में नीचे हस्ताक्षरकर्ता आपको निर्देशित करने के लिए अधिकृत है। किसी भी तरीके से सबूतों को खराब किए बिना संलग्न दस्तावेज में पहचानी गई किसी भी जानकारी तक पहुंचने को अक्षम करना और हटाना। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देश का अनुपालन करने में विफलता ऐसी गैरकानूनी जानकारी के प्रसारण को सहायता प्रेरित करने या ऐसी गैरकानूनी गतिविधि के आचरण के समान हो सकती है। जैसा भी मामला हो और ऐसी जानकारी, डेटा या संचार को होस्ट करने के लिए आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा आवश्यक कार्रवाई करने में विफलता पर आईटी अधिनियम और या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑनलाइन संस्थाओं को नोटिस प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 15 ऑनलाइन इकाइयों में से 4 ने जवाब दिया और अपना परिचालन बंद कर दिया है। हम अभी भी बाकी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, अन्यथा आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राजेश भूषण ने कहा था कि ई सिगरेट जैसे उपकरणों को सुविधा या स्टेशनरी स्टोरों और शैक्षणिक संस्थानों के पास बेचे जाने के मामले में भी सामने आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप में उत्पाद बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। मई में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और सभी उत्पादकों के निर्माताओं को, आयातकों को, निर्यातकों को, वितरकों को, विज्ञापनदाताओं और ट्रांसपोर्टरों जिनमें कोरियर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन
शॉपिंग वेबसाइट शामिल हैं को उत्पादन, खरीद या बिक्री का निर्देश दिया था। ई सिगरेट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जुलाई को अपने चीनी समकक्ष लियू कुन से मुलाकात की और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों सहित G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत विभिन्न डिलीवरेबल्स पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने चल रही तीसरी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस FMCG बैठक मौके पर मुलाकात की और अपनी अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, व्यापार की स्थिति पर चर्चा की और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक अच्छे कारोबारी के माहौल के महत्व को पहचाना। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्री लियू कुन ने G20 भारत नेतृत्व की सराहना की और कहा कि अब तक बहुत सारे परिणाम हासिल हुए हैं। इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्री में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने G20 इंडिया की अध्यक्षता के दौरान सस्टेनेबल फाइनेंस कार्यकारी समूह के सह अध्यक्ष के रूप में चीन के प्रयासों की सराहना की है। 2 दिवसीय FMCG बैठक में समाप्त होगी। पर एरिजोना स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सरीसृप बैंक तमिलनाडु में 6 घड़ियाल और इतनी ही संख्या में मगरमच्छों को आयात करने के लिए संघीय सरकार को आवेदन दिया है, जिसका कहना है कि इससे इन लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम ESA के तहत 17 जुलाई को जारी एक संघीय अधिसूचना के अनुसार फीनिक्स हेपरोलॉजिकल सोसाइटी ने अमेरिका मछली और वन्य जीव सेवा से अनुमति के लिए आवेदन किया है। संघीय सरकार ने इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी है। संघीय अधिसूचना के अनुसार फीनिक्स हेपरोलॉजिकल सोसाइटी ने 3 नर और 3 मादा बंदी प्रजाति घड़ियाली, गोबिलियल्स और गैंगटिकल्स, 3 और 3 मादा बंदी प्रजाति मगरमच्छ, क्रोकोडाइल प्लूस्ट्रीट और किबूला और क्रोकोडाइल प्लूस्ट्रीट को आयात करने की अनुमति का अनुरोध किया है। तमिलनाडु में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट यह प्रजातियों के प्रसार या अस्तित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से है। इसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना एकल आयात के लिए है। इसमें आम जनता से 16 अगस्त तक अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा गया है। एक अधिकारी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने 18 जुलाई को पंजाब के तरन जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की। 17 और 18 जुलाई की दरमियान रात को सीमा बार के पास सैनिकों ने ड्रोन द्वारा खेप गिराने की आवाज सुनी। अधिकारियों ने बताया कि 18 जुलाई की सुबह एक तलाशी अभियान के दौरान BSF जवानों ने कलसिया खुर्द गांव के पास खेत में 2.35 किलोग्राम वजन हेरोइन को एक पैकेट में बरामद किया। रात के समय अलर्ट BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को सीमा बार के आगे खेती के खेतों को नशीले पदार्थ गिराते हुए सुना। तलाशी के दौरान बिलकिस्तान खुर्द जिला के तरांतरन में संदिग्ध हेरोइन वाली एक खेप कुल वजन लगभग 2.350 किलोग्राम बरामद की गई। BSF ने ट्वीट किया। अरबपति गौतम अडानी ने 18 जुलाई को दोहराया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचना और बदनाम आरोपों का एक संयोजन थी। अपने समूह की कंपनियों की AGM में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप स्टॉक के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जब वह सबसे बड़ी फॉलो ऑन सार्वजनिक पेशकश लॉन्च करने की योजना बना रही थी। भारत के इतिहास में रिपोर्ट लक्षित गलत सूचना और बदनाम आरोपों का एक संयोजन थी। उनमें से अधिकांश 2004 से 2015 तक के थे। उन्होंने कहा कि उन सभी का निपटारा उस समय उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किया गया था। यह रिपोर्ट एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास थी, जिसका उद्देश्य हमारी प्रतिष्ठा और नुकसान को पहुंचाना और हमारे स्टॉक की कीमतों में अल्पकालिक ड्राइव डाउन के माध्यम से मुनाफा कमाना था। इसके बाद पूरी तरह से सब्सक्राइब FPO के बावजूद समूह ने अपने हितों की रक्षा के लिए, निवेशकों की रक्षा के लिए पैसे वापस लेने और वापस करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जबकि हमने तुरंत एक व्यापक खंडन जारी, विभिन्न निहित स्वार्थ ने लघु विक्रेता द्वारा किए गए दावों को फायदा उठाने की कोशिश की। इन संस्थानों ने विभिन्न समाचारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर झूठी कहानियां को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपराधिक मानहानि मामले में
अपनी सजा को निलंबित करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर एक याचिका को 21 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने आर्थिक अपराधियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आलोचना करते हुए एक राजनीतिक भाषण दिया था। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के पाठ्यक्रम को नैतिक अधमता और कार्य माना गया। श्री गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रोक लगाने की मांग की है, जिसका उनके अनुसार मानहानि के कानून के न्याय शास्त्र कोई समानांतर या उदाहरण नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पेश होते हुए श्री गांधी के लिए वरिष्ठ वकील MM सिंघवी ने और वकील प्रसन्ना एस ने कहा कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। श्री गांधी ने तर्क दिया कि यह मामला अभूतपूर्व है, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 साल की सजा दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को 8 साल की लंबी अवधि के लिए सभी राजनीतिक निर्वाचित कार्यालयों से कठोर बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, वह भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां याचिकाकर्ता देश के सबसे पुराने राजनीतिक आंदोलन का पूर्व अध्यक्ष का और लगातार विपक्षी राजनीतिक गतिविधियों में भी अग्रणी रहा है। याचिका में कहा गया है कि आपराधिक मानहानि का मामला 2019 में कर्नाटक के कोलजोर जिले में एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर की गई उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित था। 7 जुलाई के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए श्री गांधी ने तर्क दिया कि उन्हें कथित तौर पर एक अपरिभाषित अनाकार समूह को बदनाम करने के लिए 2 साल की सजा दी गई थी, जिसने शिकायतकर्ता गुजरात विधायक पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी के अनुसार 13 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। करोड़ लोग मानहानि कानून के अनुसार गलती एक निश्चित वर्ग के लोगों के साथ की जानी चाहिए, न कि किसी अस्पष्ट समूह के साथ। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिकायत कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि कथित आरोप व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माने गए हैं। केवल श्री नरेंद्र मोदी को मानहानि के अपराध से पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है और केवल श्री नरेंद्र मोदी ही इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और शिकायतकर्ता श्री पूर्णेश मोदी को उनके शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि श्री गांधी ने तर्क दिया कि मानहानि की शिकायत राजनीतिक बातचीत को दबाने का एक प्रयास था। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों के दौरान आर्थिक अपराधी और श्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अधमता का कृत्य माना गया है, जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। राजनीतिक अभियान के बीच में इस तरह की खोज लोकतांत्रिक मुक्त भाषण के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि यह किसी भी प्रकार की राजनीतिक बातचीत का बहस को खत्म करने के लिए एक विनाशकारी मिसाल कायम करेगा, जो कि किसी भी से महत्वपूर्ण याचिका में कहा गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में गलती की श्री गांधी के मामले में कथित मानहानि नैतिक अधमता से ग्रस्त थी। नैतिक अधमता शब्द का गलत इस्तेमाल ऐसे मामले में किया गया है जो किसी जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या अन्य अनैतिक गतिविधि से संबंधित नहीं है, और प्रथम दृष्टया ऐसे अपराध पर लागू नहीं हो सकता जहां विधायिका ने इसके लिए प्रावधान करना उचित समझा हो। अधिकतम सजा केवल 2 साल होगी। याचिका में दलील दी गई कि इसमें कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में उपनाम मोदी विभिन्न समुदायों और उप समुदायों को शामिल करता है, जिनमें आमतौर पर कोई समानता या एक रूपता नहीं होती है। मोदी उपनाम विभिन्न जातियों से संबंधित था। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता, जिसका उपनाम केवल मोदी है, ने यह साबित नहीं किया कि वह किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत अर्थ में पूर्वाग्रह से ग्रसित था या क्षतिग्रस्त था। याचिका में कहा गया है कि अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक बदनाम करने का इरादा किसी भी सबूत के आधार पर मामले में साबित नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया है कि श्री गांधी को सदन से अयोग्य घोषित किए गए 112 दिन बीत चुके हैं। वायनाड सीट पर उपचुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 191 के तहत 6 माह से अधिक समय तक सीट खाली रहने देने की असंवैधानिक आदेश है। 16वीं लोकसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू होने वाला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को सहारा समूह की कंपनियों से
जुड़ी 4 सहकारी समितियों के लगभग 4 करोड़ छोटे निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। कथित मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी सहित कई एजेंसियों द्वारा सहारा समूह की 2 संस्थाओं की जांच की जा रही है। मंत्रालय की वेबसाइट पर पोर्टल लॉन्च करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में 1.7 करोड़ की निवेशकों को लाभ होगा और दूसरे चरण में 10,000 तक के दावों को निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में 45 दिन के भीतर पैसा वापस कर दिया जाएगा। लखनऊ, भोपाल, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित 4 सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यान, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया था। मार्च 2010 और जनवरी 2014 ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई 4 सहकारी समितियों में फंसी हुई है। जैसे ही जांच के आदेश दिए गए और संपत्तियों की कुल की गई, छोटे निवेशकों और नजरअंदाज कर दिया गया। ये ऐसी पहली कहानी नहीं है। जब भी ऐसे कई घोटाले होते हैं तो बहु एजेंसियां जब्ती होती है और भगवान ब्रह्मा भी प्रतिबंध नहीं हटा सकते हैं। इससे सहकारी समितियों में अविश्वास की भावना पैदा हुई, श्री शाह ने कहा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 70 करोड़ लोगों के पास भले ही कोई संपत्ति ना हो, लेकिन वे देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं और उनके लिए सहकारी आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सहारा को उदाहरण के मामले में कई वर्षों तक चला गया। कई एजेंसियों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। हमने सेबी, ईडी, सीबीआई, एसईआईएफ सहित सभी हितधारकों के आमंत्रित किया, पूछा क्या हम छोटे निवेशकों के फायदे के लिए कोई सिस्टम बना सकते हैं। सभी एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि यदि सभी एजेंसियां सहमत हो तो सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश के तहत एक समिति प्रतिपूर्ति निगरानी करेगी। श्री शाह ने कहा कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को सहारा से भी रिफंड खाते से पैसा वापस करने का आदेश दिया था। अदालत से अनुरोध किया गया था कि सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ का उपयोग जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। हम 5,000 करोड़ से शुरुआत करेंगे। एक बार जब यह समाप्त हो जाएगा तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसी भी धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने कोई निवेश नहीं किया है उन्हें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। कई निवेशक नहीं जानते होंगे कि पोर्टल का उपयोग कैसे करें। हुए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने ऐसे 100 निवेशकों को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया था। भिलाई छत्तीसगढ़ के संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि उन्होंने 2016 में 1 लाख से अधिक का निवेश किया था। हमारा परिवार पिछले 40 वर्षों से सहारा में निवेश कर रहा है। 2017-18 में रिटर्न आना बंद हो गया जब उनकी संपत्ति और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। इसके कार्यालय बंद थे। हमने पोर्टल पर पंजीकरण कराया और उम्मीद है कि हमें ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाएगा। पत्रकार श्री मिश्रा ने कहा कि बिहार के पूर्णिया व्यवसायी आर.के. चौधरी ने कहा कि उन्होंने सहकारी कंपनी में 7 लाख रुपए का निवेश किया है। निवेश 2019-20 में पारंपरिक हो गया लेकिन हमें रिटर्न नहीं मिला। समस्या सीओबीडी और लॉकडाउन के लिए बढ़ गई थी। हम 15 साल से सहारा में निवेशक हैं। पिता भी निवेशक थे। एजेंट घर पर आते थे। 8 से 11% ब्याज का वादा किया गया था। श्री चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गिरीश चंद्र ने कहा कि उन्हें फंड की परिपक्वता के बाद 2022 में 10,000 मिलने वाले थे। बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली की राउज एवरी कोर्ट ने 18 जुलाई को महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के कथित मामले में भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को गुरुवार को एक अंतिम जमानत दे दी। 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने श्री सिंह और श्री तोमर के खिलाफ 10,000 पेज का आरोप पत्र दायर किया था जिसमें गवाहों, पीड़ितों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की गवाही शामिल है। दलीलों को सुनने और पीड़ितों की
बयानों सहित संलग्न दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद श्री सिंह को अदालत में बुलाया गया था। अदालत ने धारा 354 सील भंग करना, 354 यौन संबंध के तहत किए गए अपराधों के संज्ञान लिया, रंगीन टिप्पणियां और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के पीछा करना, 556 आपराधिक धमकी और 109 अपराध के लिए उकसाना। साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट सहित कई ओलंपिक और विश्व चैंपियन पदक विजेता पहलवानों ने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए श्री सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नई दिल्ली में महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जांच में और देरी को भांपते हुए पहलवानों ने अपने पदक गंगा नदी में विसर्जित करने की धमकी दी थी। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें अपना पूरा समर्थन और सुरक्षा देने की आश्वासन दिया, जिसके बाद विरोध स्थगित कर दिया गया था। घड़ी का इशारा अब हो गया है। वैसे तो कुछ राष्ट्रीय खबरें रह गई हैं, जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन के सिलसिला अब यहीं पर थमसा गया है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयरनेस 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं, भरोसा और विश्वास बनाए रखें। कल फिर होगी मुलाकात जब घड़ी में बजेंगे रात्रि के 9। अब मुझे यानी शुभेंदु प्रकाश को दे इजाजत। शुभ रात्रि। बोलने से पहले एक बात कि कल का जो शो था वो हमने लगा दिया है रिटन फॉर्म में, लेकिन जो उसके जो एक मूल अंश था कि भाई मणिपुर में जो इंटरनेट जो बंद है, अभी जो मणिपुर में जो इंटरनेट बंद है और सरकार की जो सॉलिसिटर जनरल जो कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी मेरी टिप्पणी लेते जाइए कि भाई साहब अवेयरनेस कार्यक्रम उसके लिए चलाना चाहिए कि आप डिजिटल मीडिया का उतना ज्यादा उसमें सही नहीं होता है, या फिर ऑथेंटिक चीजें देखिए जो कि ऑथेंटिक सोर्स से आ रहे हैं, उसमें अवेयरनेस फैलाने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए था। लेकिन बैन करने का कौन सा सिलसिला है वो चला है कि कौवा कान लेके उड़ रहा है, तो कौवा को नहीं देखेंगे कान, मतलब कान को नहीं देखेंगे कौवा को देखेंगे। ये सिस्टम बड़ा ही अजीब हो रहा है। बोलने की आजादी पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप इंटरनेट बैन कर दीजिए। आप कभी भी कुछ हुआ आप इंटरनेट बैन कर दीजिए। बिहार में भी हुआ था बैन, वो लोग जो कर रहा था आर्मी वाला, उसमें भी बैन कर दिया गया। तो बैन करने की परंपरा, इतना हम निकम्मे हैं, हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, हम लोग इतने निकम्मे हैं, भारत के लोग इतने बेवकूफ हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। तब तो भाई विश्व गुरु भारत को सोचना पड़ेगा कि कैसे विश्व गुरु बनेगा। तो मोदी जी भाई सोचिए इस पे कि भाई क्या करें हम। आपको सोचना चाहिए कि भाई इंटरनेट बंद कर देने से वो समाधान है, जैसे हमारे भाई मुख्यमंत्री साहब करते हैं, बिहार वाले नीतीश कुमार अब करते हैं ना। वो तो खैर बैन करो, कल को बस भी बैन कर सकते हैं, जींस पैंट उनका अधिकारी लोग बंद कर देता है, तो कल को बस पलट गया, बस बैन कर देंगे। तो दुरुपयोग हर चीज का भाई साहब होता है। अब उसमें आप कैसे रूल्स बनाइएगा, फेक न्यूज को कैसे आप काउंटर कीजिएगा, ये तो सरकार का काम है। और सरकार को उसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, शिक्षा का, ज्ञान का प्रकाश ज्योत लोगों में जलाना चाहिए कि हर खबर सही नहीं होती है और हर व्यक्ति पत्रकार भी नहीं होता है और हर जो चैनल है वो भी पत्रकार नहीं होता है। 1 मिलियन वाले फॉलोअर हैं और कुछ से कुछ चलाते रहते हैं। कुछ से कुछ चलाने वालों पे सरकार को नकेल लगानी चाहिए। पिछले दिनों देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन कह रहा है कि तेजस्वी यादव का पैर छू लिए थे वो कौन नया जो मंत्री लिए थे शपथ, तो ऐसा कोई खबरें नहीं था, ऐसा कोई बातें नहीं था, कोई चैनल नहीं दिखा रहा था, सारा चैनल। इनको पता नहीं कहां से पूर्वाग्रह हो गया, उसको हम रिपोर्ट भी कर दिए थे, यूट्यूब को बता भी दिए कि ये सब जो है फालतू का क्या चला देता है। ये लोग हैं कुछ लोग जो कि भाई काफी सारा फेक सब्सक्राइबर दिखा के कहते हैं कि हाँ हम तो बहुत बड़का आदमी है। वास्तव में बड़े आदमी नहीं है, वास्तव में ये लोग प्रोपेगेंडा चला के, झूठ बोल के, तमाशा करके आए हैं। आप लोग को तमाशा देखने में मजा आता है, हमको सब्सक्राइब क्या लग कीजिएगा, तो हमको फॉलो नहीं करते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि हम तो अच्छा बात बोलते हैं, कटु सत्य बोलते हैं, बोलते रहेंगे हम सब, क्योंकि कृष्ण है तो कर्म है। राधे राधे, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे
अगले एपिसोड में हो सकता है कल रात में हम 9 बजे आ जाएं। आज का पता नहीं, अब देखिए अब लाइव का क्या स्पीड आता है अपलोड करने में, उसको हम लाइव ही करते हैं। बहरहाल शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं बड़े शुभ।